बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक खुशहाल गांव में एक प्रसिद्ध ढाबा था, जहां दिन भर मुसाफिरों और ग्रामीणों का तांता लगा रहता था। उस ढाबे का मालिक गजेंद्र सिंह था। गजेंद्र ऊपर से तो सबको राम राम करता था, लेकिन भीतर से वो बेहद कपटी और अहंकारी व्यक्ति था। उसी ढाबे पर दीनू काका काम करते थे, जो लजीज काठी रोल बनाने के माहिर कलाकार थे। दीनू काका की दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत के पीछे बस एक ही सपना था। उनका बेटा आर्यन शहर में बड़ी पढ़ाई कर रहा था। काका चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा अफसर बनकर गांव लौटे और उनकी गरीबी दूर करे। गजेंद्र सिंह उनकी इसी लाचारी को जानता था। वो काका से कोल्हू के बैल की तरह काम लेता, उन्हें मामूली पगार देता और बात बात पर उनका अपमान करता था। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और वो दिन आ ही गया जब आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी करके जिले का कलेक्टर बनकर गांव लौटा। वो सीधा अपने घर पहुंचा। अरे साहब, आप रास्ता भटक गए क्या? इस टूटी झोपड़ी में आपको धूल और गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शायद आप गलत पते पर आ गए हैं, आर्यन की माँ ने आंगन बुहारते हुए कहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, अगर जननी ही अपने लाल को नहीं पहचानेगी तो बापू तो पक्का गच्चा खा जाएंगे। देख माँ, तेरा आर्यन लौट आया है। आर्यन, मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। ये ठाट बाट, ये सलीका, क्या सच में तू बड़ा अफसर बन गया है? माँ ने उसे गले लगाते हुए पूछा। हाँ माँ, तेरा बेटा अब इस जिले का राजतंत्र संभालेगा। 3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। अब हमें इस तंगहाली में रहने की जरूरत नहीं। पर बापू कहाँ है? क्या अब भी खेतों में है? माँ की आवाज़ लड़खड़ा गई। खेत तो कब के बिक गए बेटा। तेरी पढ़ाई और शहर के खर्चे के लिए तेरी बापू ने अपनी ज़मीन का आखिरी टुकड़ा भी गजेंद्र सिंह के पास गिरवी रख दिया। अब वे उसी के ढाबे पर मजदूरी करते हैं। आर्यन का खून खौल उठा। क्या बापू उस जालिम के यहाँ नौकर हैं? उन्हें तो दमे की शिकायत थी। डॉक्टर ने धुएं से दूर रहने को कहा था। क्या करते बेटा, तेरा सपना उनकी जिद बन गया था। वे कहते थे कि अगर मैं रुक गया तो मेरे बेटे की उड़ान थम जाएगी। आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। माँ, मैं बापू को लेने जा रहा हूँ, पर मैं साहब बनकर नहीं, एक साधारण लड़के के रूप में जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो गजेंद्र सिंह मेरे बीमार बाप के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज हिसाब बराबर होगा। आर्यन ढाबे पर पहुँचा और एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। गजेंद्र सिंह अपनी गद्दी पर बैठा दहाड़ रहा था। ओए दीनू, हाथ तेज चला बुढ़े। क्या रीढ़ की हड्डी जाम हो गई है? बीमार है तो क्या हुआ? मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी यहाँ, आग तपानी ही पड़ेगी। आइए हुजूर, क्या लेंगे आप? हमारे यहाँ का रोल पूरे इलाके में मशहूर है। ओ दीनू, साहब के लिए स्पेशल रोल लगा। कोई गलती हुई तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। उस बुजुर्ग कारीगर को यहाँ भेजिए, मैं उन्हीं से बात करूंगा। गजेंद्र हंसा। साहब, आप भी मजाक करते हैं। इस ढाबे का मालिक मैं हूँ। वो तो बस एक 2 कौड़ी का मजदूर है। उसे तमीज भी नहीं है बात करने की। मैंने कहा ना, उन्हें यहाँ बुलाइए। आर्यन के स्वर में भारीपन था। गजेंद्र चिल्लाया। ओ दीनू सुन, ये साहब तुझे बुला रहे हैं। ढंग से पेश आना, वरना शाम की दिहाड़ी भूल जाना। काका कांपते हाथों से पास आए। साहब, हमसे कोई खता हो गई क्या? जैसे ही आर्यन ने अपने पिता की दीन आवाज सुनी, उसका कलेजा फट गया। उसने तुरंत काका के हाथ थाम लिए। बापू, ओ बापू, मैं हूँ आपका आर्यन। पहचानो अपने बेटे को। बापू, आपका सपना सच हो गया। मैं कलेक्टर बन गया हूँ। दीनू काका की आंखों से खुशी के झरने बह निकले। आर्यन, मेरा बेटा साहब बन गया। गजेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाने लगा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था। माफी का वक्त निकल गया गजेंद्र। तूने मेरे पिता के स्वाभिमान और उनके पसीने का अपमान किया है। मैं तेरा ये साम्राज्य मिट्टी में मिला दूंगा। गजेंद्र सिंह ने अपनी चालाकी समेटी और बोला, अच्छा तो कलेक्टर की धौंस दिखाओगे? सुन छोकरे, तू अपनी कुर्सी पर साहब होगा। अगर दम है तो बिना लाल बत्ती के मुझसे मुकाबला कर। इस धंधे का पुराना खिलाड़ी हूं मैं। बिना पावर के तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसी ढाबे के ठीक सामने एक ठेला लगाऊंगा और अपनी मेहनत से तेरा ये घमंड और ढाबा दोनों बंद करवा दूंगा। अगर 3 महीने में मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगली सुबह रामपुर में महायुद्ध छिड़ गया। एक तरफ गजेंद्र का आलीशान ढाबा था, जहां उसने लखनऊ से शेफ अनवर को बुलाया था।
दूसरी तरफ आर्यन और दीनू काका का एक साधारण ठेला था जिस पर लिखा था माटी का स्वाद। गांव के लोग जमा होने लगे। पटवारी जी ने सबसे पहले काका के ठेले पर कदम रखा। वाह काका, गजेंद्र के यहाँ तो मसालों की मिलावट से गला जलता है, पर तुम्हारे रोल में तो घर जैसी शुद्धता है। आर्यन ग्राहकों को प्रेम से संभाल रहा था। उधर गजेंद्र का ढाबा खाली होने लगा। तिल मिलाकर गजेंद्र ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने इलाके के भ्रष्ट इंस्पेक्टर राघव को रिश्वत देकर ठेला हटवाने के लिए बुलाया। इंस्पेक्टर राघव अपनी जीप से उतरा और चिल्लाया, ओए बुढ़े, ये अवैध ठेला यहाँ कैसे लगा लिया? और ये छोकरा कौन है? हफ्ता क्या तेरा बाप थाने पहुँचाएगा? आर्यन शांति से खड़ा रहा। इंस्पेक्टर साहब, कानून की किसी किताब में मेहनत से रोटी कमाने पर हफ्ता देने का प्रावधान नहीं है। तू मुझे कानून सिखाएगा? चल थाने, ऐसी धारा लगाऊंगा कि चक्की पीसते पीसते बाल सफेद हो जाएंगे। काका चिल्लाए, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। ओ दारोगा, जिसे तू मामूली लड़का समझ रहा है, वो इस जिले का आने वाला कलेक्टर है। इंस्पेक्टर के हाथ से डंडा छूट गया। कलेक्टर साहब? आर्यन कुमार? हाँ इंस्पेक्टर, आज मैं यहाँ एक आम इंसान बनकर तुम्हारी और इस गजेंद्र की असलियत देख रहा था। गजेंद्र ने तुम्हें मुझे पीटने के लिए भेजा था ना? अब फैसला तुम करो कि वर्दी में रहोगे या जेल में। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस गजेंद्र ने भड़काया था। आर्यन ने गजेंद्र की तरफ मुड़कर कहा, गजेंद्र, तेरी हार तो उसी दिन तय हो गई थी जब तूने पसीने की कद्र करना छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर, इसे अभी गिरफ्तार करो। इसने मिलावटखोरी और साजिश रचने का जो जाल बुना है, उसकी सज़ा इसे अदालत देगी। गजेंद्र सिंह को पुलिस की जीप में ले जाया गया। पूरे गांव ने तालियों के साथ आर्यन और दीनू काका का स्वागत किया। आर्यन ने अपने पिता के हाथ चूमते हुए कहा, बापू, आज आपकी मेहनत और सच्चाई की जीत हुई है। अब आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। दीनू काका की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा न केवल एक बड़ा अफसर बना था, बल्कि एक सच्चा इंसान भी बना रहा था। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की एक अत्यंत ऐश्वर्यशाली साम्राज्य महिष्मती में सम्राट उदय प्रताप का राज था। महिष्मती अपनी अभेद्य दीवारों और सम्राट की अजय सेना के लिए प्रसिद्ध था। किंतु सम्राट उदय प्रताप की व्यक्तित्व में एक गहरा दोष था। उन्हें अपनी विलासिता और राजसी वैभव पर असीमित अहंकार था। विशेषकर उन्हें लगता था कि उनके जैसा शाही भोजन पूरे ब्रह्मांड में किसी देवता को भी नसीब नहीं होता। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सोने की मशालें जल रही थीं। सम्राट ने अपने प्रधान सलाहकार की ओर देखकर अट्टहास किया, महामंत्री मार्तंड, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे राज्य की सीमाओं के पार जो दरिद्र रहते हैं वे जीवित कैसे हैं? सुना है वे कंद मूल और घास खाकर पेट भरते हैं। जिस स्वाद का सृजन मेरे रसोइये करते हैं वो तो इस पृथ्वी का तत्व ही नहीं है। महाराज, आप पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। आपकी रसोई से उठने वाली सुगंध तो स्वर्ग के पारिजात को भी लज्जित कर दे। साधारण मनुष्य तो बस जीवित रहने के लिए खाते हैं। जीवन का असली रस तो केवल आपके भाग्य में है। सम्राट अपनी प्रशंसा सुनकर फूल गए। उनके लिए भोजन केवल तृप्ति नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। महल की विशाल रसोई में सैकड़ों मशालें जल रही थीं। मुख्य रसोइया बद्रीनाथ पसीने से भीगा हुआ था। वो एक कुशल रसोइया था, पर उसके हाथ आज कांप रहे थे। उसे पता था कि यदि नमक का एक कण भी इधर उधर हुआ तो सम्राट का दंड उसकी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अरे ओ मूर्खों, हाथ तेज चलाओ, केसर और कस्तूरी की मात्रा नाप कर डालो। याद रहे, आज सम्राट का मन थोड़ा उग्र है। अगर स्वाद में रत्ती भर भी कमी आई तो कल की सुबह हम में से कोई नहीं देखेगा। उस्ताद, हमने सुदूर दक्षिण से मंगवाए गए विशेष मसाले और हिमालय का शुद्ध घी उपयोग किया है। महक तो अद्भुत है। महक से प्राण नहीं बचेंगे, स्वाद से बचेंगे। चलो स्वर्ण थाल सजाओ। जब सम्राट के सामने भोजन परोसा गया तो उन्होंने एक ग्रास लिया। उनके चेहरे पर संतोष था, पर वो स्वाद का नहीं बल्कि अपनी शक्ति का था। अति सुंदर बद्रीनाथ, तुमने सिद्ध कर दिया कि वैभव ही स्वाद की जननी है। धन्य है मेरा साम्राज्य। तभी कोने में खड़े एक पहरेदार वीरू ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा, स्वाद तो बहुत है, पर वो जो उस दिन नीलगिरी की तलहटी वाले गांव से महक आ रही थी, उसके सामने तो ये सब फीका है। साथी सैनिक, चुप रह बावले, अगर सम्राट के कानों तक ये बात गई तो तेरी जुबान काट दी जाएगी। महल से कोस भर दूर घने जंगलों के मुहाने पर एक छोटा सा गांव था, शांति ग्राम।
वहाँ एक वृद्ध झोपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसे सब दादी माँ कहते थे। उनके पास ना तो रेशमी वस्त्र थे, न चांदी के बर्तन। उनके पास था तो बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा और दिल में सबके लिए ममत्व। आज मेरे गांव के थके हारे चरवाहे आएंगे, उनके लिए मिट्टी की हांडी में ही कुछ जादू पकाना होगा। दादी माँ ने चूल्हा सुलगाया। उन्होंने सिलबट्टे पर ताज़ी हल्दी, लाल मिर्च और लहसुन पीसा। जैसे ही मिट्टी की हांडी में तेल गर्म हुआ और उन्होंने खड़े मसाले डाले, एक ऐसी सौंधी सुगंध उठी कि हवा भी वहीं ठहर गई। शहर के लोग क्या जाने, भोजन तो धैर्य और प्रेम से पकता है। जब लकड़ियों की धीमी आंच मिट्टी को छूती है, तब असल स्वाद जन्म लेता है। देखते ही देखते उस सुगंध ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। खेतों में काम कर रहे किसान हल छोड़कर खिंचे चले आए। दादी माँ, आज क्या गजब कर दिया! इस महक ने तो हमारी भूख 10 गुना बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा उतर आई हूँ। आओ बेटा, बैठो। आज देसी हांडी चिकन बना है। थोड़ा थोड़ा सब चखो, प्यार से बनाया है तो स्वाद तो आएगा ही। सम्राट का एक चतुर गुप्तचर चक्र वेश बदलकर उसी समय वहां से गुजर रहा था। जब वो सुगंध उसके नथनों से टकराई तो वो ठिठक गया। उसने देखा कि लोग मिट्टी के पात्रों में अमृत जैसा भोजन कर रहे हैं। वो तुरंत महल की ओर भागा। चक्र, महाराज की जय हो। एक विचित्र समाचार है। आपके शाही व्यंजनों से भी अधिक सुगंधित और तृप्त करने वाला भोजन एक निर्धन बुढ़िया की झोपड़ी में पक रहा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सम्राट उदय प्रताप का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। चक्र, तुम्हारी धृष्टता की सीमा नहीं है। एक भिखारी औरत के खाने की तुलना मेरे शाही दस्तरखान से? क्या तुम्हारी मृत्यु निकट है? क्षमा करें अन्नदाता, पर सत्य यही है। यदि आप स्वयं उसका अनुभव करें तो आपको ज्ञात होगा कि स्वाद महलों का मोहताज नहीं होता। सम्राट ने तुरंत बद्रीनाथ को बुलाया और आदेश दिया कि वो सबसे उत्कृष्ट मुर्गे आजम बनाए। जब सम्राट ने वो खाना चक्र को खिलाया तो चक्र ने सिर झुका लिया। महाराज, ये बहुत स्वादिष्ट है, पर इसमें प्राण नहीं है। उस बुढ़िया के भोजन में कुछ ऐसा था जो आत्मा को छू गया। सम्राट ने अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर मंत्री कुटिल सेन को भेजा। जाओ कुटिल सेन, उस बुढ़िया के पाखंड का अंत करो और सिद्ध करो कि वो केवल एक भ्रम है। कुटिल सेन अहंकार के साथ गांव पहुंचे। हटो सब, देखो कौन आया है। लाओ बुढ़िया, देखें क्या जहर परोस रही है तू इन ग्रामीणों को। दादी माँ ने मुस्कुराकर उन्हें एक पत्तल में भोजन दिया। मंत्री ने बड़े तिरस्कार से एक निवाला लिया और लेते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे सब भूल गए, अपना पद, अपना अहंकार। ओह, ये क्या अद्भुत स्वाद है! बद्रीनाथ का खाना तो इसके सामने उबले हुए पानी जैसा बेस्वाद है। और लाओ दादी माँ, थोड़ा और शोरबा दो। जब वे दरबार लौटे तो उनकी चाल बदली हुई थी। सम्राट, कहो कुटिल सेन, फेंक आए ना उसका खाना कूड़े में। महाराज, यदि आप मेरा शीश भी काट दें तो भी मैं यही कहूँगा, वो भोजन अद्भुत है। आपको एक बार वहां जाना ही होगा। अब सम्राट के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और गुप्त रूप से शांतिग्राम पहुंचे। वहां इतनी भीड़ थी कि उन्हें कतार में लगना पड़ा। सम्राट मन में, मुझ सम्राट को एक झोपड़ी के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अगर मेरा वश चलता तो इस भीड़ को अभी छिन्न भिन्न कर देता। तभी एक साधारण लकड़हारे ने उन्हें धक्का दिया। ए भाई, धक्का क्यों दे रहे हो? कतार में चलो, यहाँ कोई राजा नहीं है। सम्राट को जीवन में पहली बार अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा, पर उस हांडी की खुशबू ने उन्हें बांधे रखा। जब उनकी बारी आई तो वो सीधे अंदर घुस गए। ए बुढ़िया, क्या तू ही वो जादूगरनी है? ला, हमें भी चखा अपना खाना। अगर पसंद आया तो माला माल कर दूंगा, और अगर नहीं तो ये झोपड़ी आज ही जलवा दी जाएगी। दादी माँ, बेटा, यहाँ आदेश नहीं चलते, यहाँ केवल भूख चलती है। बैठो, तुम बहुत थके हुए और चिड़चिड़े लग रहे हो। थोड़ा जल पियो और शांत हो जाओ। उनकी ममतामयी वाणी ने सम्राट के भीतर के क्रोध को कुछ कम कर दिया। दादी माँ ने एक ताज़े केले के पत्ते पर गर्मा गर्म चावल और मिट्टी की हांडी से लाल चटकारेदार चिकन परोसा। सम्राट ने झिझकते हुए पहला निवाला लिया। जैसे ही मसालों ने उनकी जीभ को छुआ, सम्राट की आंखें बंद हो गईं। वो तीखापन, वो सौंधी खुशबू, वो मिट्टी का एहसास, उन्हें लगा जैसे वे पहली बार भोजन कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? न इसमें स्वर्ण की भस्म है, न विदेशी मसाले। फिर ये स्वाद कहाँ से आया? बेटा, स्वाद मसालों में नहीं, नीयत में होता है। तुम्हारे महल में रसोइये अपनी जान बचाने के लिए पकाते हैं, इसलिए वहाँ केवल डर का स्वाद है।
मैं यहाँ लोगों का पेट भरने और उन्हें खुश करने के लिए पकाती हूँ, इसलिए इसमें प्रेम का स्वाद है। डर और प्रेम का मेल कभी नहीं हो सकता। सम्राट उदय प्रताप की आंखों से आंसू छलक आए। उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। माँ, आज आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा वैभव सोने की थालियों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और प्रेम में है। मैं आज तक एक अंधेरे में जी रहा था। अगले दिन सम्राट ने पूरे राज्य में घोषणा की कि अब से शासन भाई से नहीं, प्रेम से चलेगा। वे शाही रसोई में गए और कांपते हुए बद्रीनाथ को गले लगा लिया। बद्रीनाथ, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, मेरे मित्र हो। आज कुछ ऐसा पकाओ जिसे बनाने में तुम्हें डर नहीं, बल्कि खुशी महसूस हो। बद्रीनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन महल में जो साधारण दाल रोटी बनी, उसका स्वाद पहला के किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। सम्राट उदय प्रताप अब एक अहंकारी राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के प्रिय पिता बन चुके थे।